बाहर जनता फटने वाली है, कुछ भी करके रोकना है उन्हें। तो मैं हूं अमानत अली और आप देख रहे हैं लेकिन तू अपना चमकीले। अस्सलाम वालेकुम। मीर टाकिस के साथ मैं हूं अमानत अली और आज हमारे साथ मौजूद है जनाब ताहिर सरवर मीर साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। तो मीर साहब, आज हम बात करेंगे फिल्म चमकीला के बारे में। चमकीला फिल्म हाल ही में आई है, इसके बारे में आप क्या रिव्यू देना चाहेंगे? ये कैसी फिल्म है और क्या इसमें स्टोरी है? अमर सिंह चमकीला वो फिल्म मैंने देखी, फिल्म बेहतरीन है क्योंकि इम्तियाज़ अली साहब की फ़िल्म जो है वो हमेशा प्रोफेशनली और कंटेंट वाइज और उसमें एक मैसेज होता है, बेहतरीन फिल्म है। और ये क्योंकि पंजाब के एक सिंगर जो 60 की दहाई में जिनका पैदाइश होती है और फिर 1988 जो मेरा साल है जर्नलिज्म में आने का, उस साल उसकी असैसिनेशन होती है। तो हमारी दिलचस्पी वैसे भी म्यूज़िक और उससे वाबस्ता लोगों से है और मैंने चमकीला को फॉलो भी किया एज फोक सिंगर पंजाब। ये देखिए कि बड़ी एक मुख्तलिफ कहानी है कि एक सिंगर जो पंजाब से इमर्ज करता है, एक फैक्टर है इस कहानी में और एक इसरार है कि 27 साल की, सिर्फ 27 साल की उम्र में एक आर्टिस्ट को उसके बूम पे, अरूज पे उसकी असैसिनेशन हो जाती है। उससे पहले भी कुछ मिसालें हैं, जैसे ब्रूस ली, दुनिया फिल्म का कैरेक्टर ब्रूस ली, जिन्होंने अपनी कम बजट की फिल्मों से हॉलीवुड की फिल्मों को एक बहुत हार्ड टास्क दिया था, उनकी भी एक पुरस्कार मौत हो गई थी। इसी तरह की एक असैसिनेशन और एक मौत जो है हमारे यहाँ सुल्तान राही की हुई, वो भी मुअम्मा आज तक हल नहीं हुआ। और ये जो मैं समझता हूँ इम्तियाज़ अली को एक तो एज फिल्म मेकर बड़ी दाद है कि वो उनका हमेशा एक प्रोजेक्ट दूसरे प्रोजेक्ट से मिल नहीं रहा होता। जैसे हमें एग्जाम्पल मिलती हैं कि जैसे संजय लीला बंसाली भी हमारे फेवरेट डायरेक्टर हैं, लेकिन उनका अगर आप ये अभी हीरा मंडी नेटफ्लिक्स के लिए ही, तो वो माहौल जो है वो देवदास वाला माहौल ही है और वो बाजीराव मस्तानी वाला जो माहौल, एक एटमॉस्फेयर और विजुअल जो वैल्यू बनती है वो एक दूसरे से, चाहे कहानियाँ मुख्तलिफ हैं लेकिन उनके विजुअल मिल रहे होते हैं। तो ये इम्तियाज़ अली है, इनका क्रेडिट है कि इनके प्रोजेक्ट्स का ना सिर्फ कहानी बदलती है, कॉन्फ्लिक्ट बदलता है, एरिया और सेगमेंट, सोसाइटी का जो सेगमेंट होता है उसको भी वो लेबल करते हैं। जब वी मेट और है, तमाशा और है, द हाईवे, क्या था फिल्म? हाईवे जिसमें आलिया भट्ट और दूसरे आर्टिस्ट हैं, वो एक और टॉपिक है। अब इम्तियाज़ अली ने अमर सिंह चमकीला को मौजू बनाया है, जो फोक आर्टिस्ट हैं, पैदाइशी इनका नाम धनी राम था। और उसके बाद आप फिल्म देखें, मैं तो ये सजेस्ट करूँगा कि फिल्म आप देखें कि किस तरह से उन्होंने अपने देखने वालों को जोड़ा है। अमीर साहब, इंडियन मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो वहाँ पे ये कहा जा रहा है कि ए.आर. रहमान जो इस फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर है, उन्होंने इम्तियाज़ अली को पहला नाम बतौर हीरो जो तजवीज़ किया था वो कपिल शर्मा का नाम था। तो आप क्या समझते हैं कि दिलजीत दोसांझ और कपिल शर्मा, अगर इन दोनों में से कपिल शर्मा को रोल मिल जाता तो उसने कैसा निभाना था? और दिलजीत मेरा ख्याल है कि अल्लाह रखा रहमान अलमरूफ ए.आर. रहमान साहब का जो मशवरा था उससे वो बच गए हैं इम्तियाज़ अली। ये बिल्कुल उनकी, मैं ये समझता हूँ कि उन्होंने असल चमकीला, अमर सिंह चमकीला निकाल के लाके सही खड़ा कर दिया। वाह। दिलजीत दोसांझ, देखिए दिलजीत दोसांझ का एक तो वॉल्यूम, एक जो एक सेहत होती है, एक करैक्टर, एक बॉडी और एक वज़न जो होता है, वो पूरा अमर सिंह चमकीला असली देख लें और फिर दिलजीत देख लें, मेरा ख्याल है वज़न भी उनका पूरा होगा। बिल्कुल सही। दूसरा ये है कि ये जो दिलजीत दोसांझ है, इनसे मेरा डायरेक्ट तो कोई राब्ता नहीं है, लेकिन ये बड़े अच्छे दोस्त हैं हमारे सुहेल अहमद साहब के, तो इनडायरेक्ट पता चलता रहता है बातों का कि ये किस तरह से इनका मॉडल ऑपरेंडी क्या है, किस तरह से ये काम करते हैं, किस तरह से रिसर्च करते हैं
अब भी इतनी कामयाबी हासिल करके दिलजीत दोसांझ ये कह रहे हैं कि मैं एक्टर नहीं हूँ, मैं आर्टिस्ट नहीं हूँ, मैं परफॉर्मर नहीं हूँ, यानी अदाकार नहीं हूँ। तो ये टेंडेंसी और ये अगर सूरत हाल हो कि कोई आर्टिस्ट ये कहे कि मैं आर्टिस्ट नहीं हूँ, और इम्तियाज़ अली जो हैं, दूसरी तरफ इम्तियाज़ अली का ये सोचना कि ये कपल, हालांकि रेफरेंस बहुत रिस्पेक्टेबल है, ए आर रहमान कुछ भी कहें तो उनकी बात का एक वज़न है, ठीक है ना जी। वो बहुत खुद बड़े अच्छे मौसीकार हैं, और उन्होंने, मेरा ख्याल है इम्तियाज़ अली ने अगर ये फ़ैसला किया तो वो बड़ी ही बेहतरीन हिकमत अमली रही। सर इस फिल्म में देखा जाए तो दिलजीत दोसांझ के सामने परिणीति चोपड़ा है, उनका किरदार कैसा रहा इस फिल्म में? परिणीति चोपड़ा भी एक प्रूव्ड अच्छी आर्टिस्ट है, और मैं ये समझता हूँ कि इम्तियाज़ अली का कास्ट कर लेना और उन पे फेथ करना कि ये वो कास्ट वो करेंगी, काम करेंगी, पहला तो ये एक मैं समझता हूँ कि कुरैशी गेस्ट पेपर पे जो निशान होता था ना यूँ, वो वाला निशान है। दूसरा ये उसने उसमें वज़न गेन किया, उस पर उन्होंने रिसर्च की, और फिर इसके लिए एक ऐसी आर्टिस्ट चाहिए थी जो हाई पिच नोट्स गाते हुए लगा सके, और इसके लिए कोई वो लता मंगेशकर का करैक्टर तो कर ही नहीं रही थी। उनका नाम है अमरजोत, जो साथ में उनकी असैसिनेशन हुई थी, यानी चमकीला की बीवी, सेकंड बीवी। तो वो हाई पिच नोट और एक देहाती, एक नॉन अर्बन आवाज़ वो चाहिए थी। ये अब शाबाशी है इम्तियाज़ अली की और उसके बाद परिणीति चोपड़ा की कि वो खुद तो एक मॉडर्न और पढ़ी लिखी और अर्बन सोसाइटी की रिप्रेजेंटेटिव हैं, लेकिन उन्होंने करैक्टर किया अमरजोत का, जो अंदरून, यानी पंजाब का भी अंदरून जड़ियां होंदी ना, पैलियां ते जिथे कोठे ते परनाले ते कणकां ते साग, उस सोसाइटी का वो करैक्टर था जो उन्होंने बड़ा अच्छा किया। और आपने खुद देखी है नेटफ्लिक्स पे ये फिल्म? जी मैंने बिल्कुल देखी है जी। हाँ, अमरजीत सिंह चमकीला के बारे में ये भी एक तासर था कि वो कोठा डेग फनकार थे, यानी वो ट्रेडिशन ये थी कि जब वो जहाँ कहीं गाते थे तो औरतें उस पिंड की जहाँ भी वो जाते थे इकट्ठे हो जाते थे, और पिंडा दे तुहानू पता है कोठे कच्चे वो होते हैं, लेकिन इतने कच्चे भी नहीं होते जी। लेकिन उसकी एक रेजिस्टेंस की डिग्री होती है ना, जब लोग रश ज्यादा तो कोठे डेगते थे। हाँ जी। तो वो उन्होंने कोठे गिरा दिए, वो ऐसे उनके लिए कहा जाए कि एल्विस, पंजाब का एल्विस और कोठे डेग फनकार कहा गया चमकीला के लिए। जी मीर साहब, दूसरी तरफ अगर देखा जाए कि अमर सिंह चमकीला ने मजहबी गीत भी अपने गाए हैं, और उनको ये धमकियां भी फिर मिलना शुरू हो गई थी, उनकी असैसिनेशन ये कैसे हुई, इसके पीछे क्या रीजन थी आपके? देखिए, इम्तियाज़ अली ने जो फिल्म में मुकदमा बनाया है वो बड़े रिसर्च ओरिएंटेड डायरेक्टर हैं, और ये जो अमर सिंह एक छोटा घराना जो दलित सिख फैमिली से इसका ताल्लुक था, और ये बहुत ही गरीब लोग थे, और इनका वालिद जो है, इसका वालिद चमकीले का शराबी था और वालदा भी मेहनत कश। तो ये जो वहाँ उसने देखा बचपन में, जो कोई देख रहा है किसी को छुप के, कोई नहा रही है खातून तो उसको कोई छुप के देख रहा है, या अगर किसी के अपने जेठ के साथ ताल्लुकात हैं वो भी वो बच्चा देख रहा है, तो वो बच्चे के सामने इतना कुछ होता है, तो जब वो बड़ा होता है और सोसाइटी को वो वापस रिवर्स देने की कोशिश करता है या देता है जो उसने देखा होता है, तो उस पे सोसाइटी की हिपोक्रेसी को एड्रेस किया गया है कि जो यानी उसको सिखाया गया, जो उसने सीखा वो ही उसने बोला। और बड़ी मीनिंगफुल लाइन बुलवाई है इम्तियाज़ अली ने। किला में एक बड़ा एक नाजुक जो बॉन्ड है मीडिया और आर्टिस्ट का, या मीडिया और उन कमोडिटीज़ का जो मुआशरे में फलती फूलती हैं, तो उसमें खातून जर्नलिस्ट का कैरेक्टर दिखाया गया है कि जो उसके बारे में थोड़ा डेप्थ में सोचने की बजाय वो सुपरफिशली अपनी रेटिंग बनाने के लिए एक आर्टिकल अखबार में लिखती है, तो वहाँ से उसके खिलाफ एक तहरीक बनती है जो दुनिया भर में अपने गंदे और अश्लील गीतों के लिए जाना जाता है। और आपको तो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा होगा क्यों। और फिर दूसरी
जो रिलीजियस कुव्वतें हैं, जो समाजी कुव्वतें हैं, जो ठेकेदार जिन्हें हम कहते हैं, वो सारी उसके खिलाफ इकट्ठी हो जाती हैं। गंदे गाने गाता है चमकीला। ये बंदूक वाले का तो काम है गोली चलाना। और इस तरह की मिसालें हमारे यहाँ भी मौजूद हैं। जैसे सलमान तसीर साहब के हवाले से 2 जर्नलिस्ट, उनकी असैसिनेशन में 2 जर्नलिस्टों का गैर जिम्मेदाराना प्रोग्राम, मैं ये समझता हूँ, मैं नाम नहीं लूँगा, उनका शामिल रहा है कि जब वो बीबी आसिया की जेल में ख़बर लेने गए थे तो उनके ख़िलाफ़ इस तरह से एक बग़ैर सोचे समझे इल्ज़ामात लगाए गए, जिसका नतीजा ये निकला कि सलमान तसीर साहब की असैसिनेशन हो गई। अमर सिंह चमकीला मेरा नाम ही। तो ये चीज़ भी इम्तियाज़ अली ने डिस्कस की है। अमर सिंह चमकीला के हवाले से मीडिया का जो गैर जिम्मेदाराना रवैया था, चमकीला उस खातून को इंटरव्यू देते हुए कहता है कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है, हर एक की मुआशरे में इस्तात नहीं होती, उसमें पोटेंशियल नहीं होता कि अच्छा क्या है, बस उन्होंने सरवाइव करना होता है, जीना होता है। तो या तो आप समाज में और सोसाइटी में हर बच्चे को एक तरह की तालीम दें, एक तरह की अपॉर्चुनिटी दें और लेवल प्लेइंग फील्ड दें कि वो आगे बढ़ सके, तरक्की कर सके, ग्रो कर सके। तो फिर किसी का इम्तहान होना चाहिए कि भाई ये अच्छा है, ये बुरा है। जब किसी के पास कुछ है ही नहीं, सिर्फ महरूमियाँ हैं, और एक गरीब आदमी जो मैं ये समझता हूँ कि पूरी दुनिया के गरीबों की ज़िंदगी की स्टोरी यही है। और ख़ासतौर अगर आप मैडोना उठा लें, दिलेर मेहदी उठा लें, हंसराज हंस उठा लें, माइकल जैक्सन उठा लें, तो सब जो हैं, सबसे मुराद ये है कि मैक्सिमम लोग मेहनत करके रेजिस्ट उनको रोका जाता है मुख्तलिफ, और उनकी ज़िंदगी में मुख्तलिफ नाके आते हैं, ऑब्स्टिकल्स आती हैं, उनको क्रॉस करके वो पहुंच रहे होते हैं। सब इस तरह से नहीं होते जिस तरह करीना कपूर है कि राज कपूर की वो पोती हैं और पृथ्वीराज की पड़पोती हैं, या अभिषेक बच्चन, अमिताभ बच्चन के बेटे होने की हवाले से उनको अपॉर्चुनिटीज़ हैं। शाहरुख भी हैं जो बॉम्बे में फुटपाथ पे सोते रहे और फिर उसके बाद वो तरक्की करके किंग बने बॉलीवुड के। तो ये एक इम्तियाज़ अली ने किसी को ये नहीं कहा, उन्होंने चमकीला को बाइज्जत रहा नहीं किया, उन्होंने एक सवाल खड़ा किया है, एक एकेडमिक बहस की है कि कौन ये फाइनल करता है कि क्या किसी ने सुनना है, क्या किसी ने कहना है, गाना किस तरह की होगी, शायरी किस तरह की होगी, फिल्म किस तरह की होगी, ये कौन डिसाइड करता है? फिल्म मेकर डिसाइड करता है, देखने वाले डिसाइड करते हैं, या समाज के और सोसाइटी के वो ठेकेदार जो खुद सब कुछ एंजॉय कर रहे होते हैं और वो बुनियादी तौर पे मुनाफिक होते हैं, हिपोक्रेट। इम्तियाज़ अली ने यह भी डिस्कस किया है कि जो नीचे तबकात से जो ऊपर लोग आते हैं जिनको ये एजुकेशन नहीं होती, वो जब बड़े हो जाते हैं या उनके पास पैसा आ जाता है तो फिर उनके पास ब्लैक मेलर भी आ जाते हैं, फिर उनके पास इलाके के बदमाश भी आ जाते हैं कि हमें जगह टैक्स दें, है ना। तो वो भी चमकीला के पास आए और उन्होंने भी उससे लूटा, अदारों ने भी वहाँ जो इनकम टैक्स ये वो फला, और रिलीजियस फैक्टर भी उनके साथ रहा। और फिर ये वो जिन लोगों को अबूर कर रहे थे, जिन आर्टिस्टों को जो उनके साथी थे या जो उनके पीछे रह रहे थे, वो फैक्टर भी रहा कि हो सकता है कि उन्होंने उसे कत्ल करवाया हो। चमकीला के गाए गीतों में बड़ी वैरायटी रही। पहले तो वो जो उनका नेचुरल टैलेंट था वो तो इस तरह के गाने थे कि मित्रा मैं खंड दी बन गई, मैनू तली ते रख ते चट जा, और फिर राज नूं सुलह सफाइयाँ, और शरबत वांगू गट गट पी जा। ये इम्तियाज़ अली साहब की फिल्म थी, वो माही मेरा शरबत वर्गा, है ना। बिल्कुल। तो ये चमकीला की अस्थाई है जो वो उसको बेहतर किया गया या अडॉप्ट किया गया है। तो बाबा तेरा ननकाना, उन्होंने फिर जब उन्हें डराया गया और धमकाया गया कि इस तरह के गाने मत गाओ, तो वो चमकीला ने ये मजहबी गाने भी गाए। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि क्लियर किसी तरफ इशारा नहीं है। इम्तियाज़ अली ने जो उसमें जो चमकीला की असल ज़िंदगी
और असल इन्वेस्टिगेशन उनमें भी क्लियर नहीं था कि उनके साथियों ने उन्हें कत्ल करवाया या रिलीजियस कोई ब्लॉक था या क्या ये एक मुअम्मा था। वो मुअम्मा इस फिल्म में तो हल नहीं होता, लेकिन जो बुनियादी सवाल है वो इम्तियाज़ अली ने बिल्कुल पूरी ताकत और तवज्जो के साथ उसको एड्रेस किया है। मेरा ये एक आखिरी क्वेश्चन आपसे ये है कि इस फिल्म की जो कहानी है वो रूरल पंजाब की है और इसके जो म्यूजिक डायरेक्टर हैं वो साउथ के हैं, तो ये क्या चीज़ है कि ये देखिए, ये सुनने में तो अजीब लगता है, सवाल आपका ठीक है, लेकिन उसका एंड रिजल्ट देखें कि ए.आर. रहमान से मेरी मुलाकात हुई है, यहाँ लाहौर आ चुके हैं वो 1996 में। उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान के पास आए थे, उनके मेहमान थे, तो मैं उन्हें मिला भी था, 2-2.5 दिन उनके साथ भी रहा था। तो वो रिसर्च ओरिएंटेड काम करते हैं और इसमें बताया भी है दिलजीत दोसांझ ने कि जितना मुझे चमकीला का पता है उससे बहुत ज़्यादा इम्तियाज़ अली ने रिसर्च की और उन्हें पता है। तो जब रिसर्च आप किसी भी करैक्टर या किसी भी कहानी के मतलब करते हैं तो आपको उसकी परतें खुल जाती हैं। ये मैं ये समझता हूँ कि जो ए.आर. रहमान है वो ना सिर्फ म्यूज़िक डायरेक्टर और कंपोज़र हैं, बल्कि एक साउंड जो है, एक साउंड डिज़ाइन करते हैं जो जनरेशन्स, मुख्तलिफ जनरेशन उसे कॉमनली पसंद करती हैं। यानी मेरे बेटी को भी उसका म्यूज़िक पसंद है और मेरी जमालियात को भी वो सूट कर रहा है, उसको भी वो अम्यूज़मेंट दे रहा है। तो मैं ये समझता हूँ कि इम्तियाज़ अली का ये तजर्बा कि साउथ का म्यूज़िक डायरेक्टर अगर उसके पर रिसर्च हो तो वो रूरल पंजाब के करैक्टर को न सिर्फ आवाज़ दे सकता है बल्कि उस आवाज़ को सारी दुनिया में फैला सकता है आसानी के साथ।